दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में लगातार हम आपको इस चैनल पर अपडेट दे रहे हैं। पिछले वीडियो को आप सबने बहुत ज्यादा प्यार दिया, क्योंकि पिछला वीडियो कौन होगा प्रधानमंत्री के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में जो प्रमुख परिणाम आए, प्रमुख अपडेट रहे, सारा कुछ हमने उस वीडियो के अंदर दिया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा के बहुमत में न आने के ऐसे क्या कारण रहे, क्योंकि बहुमत के लिए चाहिए 272 सीटें और भाजपा को मिली हैं 240 सीटें। तो आखिर ये जो अंतर रहा 30-32 सीटों का, आखिर ऐसा क्या हुआ जो 30-32 सीटों से पिछड़ गई बहुमत से भाजपा। साथ ही विपक्ष के अच्छे प्रदर्शन के आखिर वो कौन से आधार रहे जो विपक्ष जो है काफी मजबूती के साथ इस बार उभर कर सामने आया है। साथ ही आखिर भारत के वो कौन क्षेत्र थे जिनमें भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने में विफल रही। ठीक है, इसी सब मुद्दों पर आधारित होगा ये वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के और अपडेट्स आपके लिए टाइम टू टाइम चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि लोकसभा में भाजपा के बहुमत में न आने के वो कौन से कारण हैं। इन सभी कारणों को इस वीडियो के अंदर अच्छे से जांच पड़ताल करके विश्लेषण किया जाएगा। दोस्तों, इस चार्ट को जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस चार्ट से बातचीत की शुरुआत करेंगे। इस चार्ट को पिछले वीडियो के अंदर भी हमने शामिल किया है, लेकिन वो कुछ विशेष उद्देश्य के लिए था, लेकिन ये कुछ अलग उद्देश्य के लिए शामिल किया गया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 543 लोकसभा सीटें हैं अपने भारत में, संसद में, और जीत के लिए आपको चाहिए 272 सीटें, यानी कि बहुमत के लिए आपको चाहिए 272 सीटें किसी पार्टी को। अब बीजेपी के नेतृत्व में जो गठबंधन है उसका नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको आप एनडीए बोलते हैं। उसने इस चुनाव के अंदर 291 सीटें लाई, जो कि बहुमत से काफी ज्यादा है। और वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया जो गठबंधन बना था उसने 234 सीटें प्राप्त की, जो कि बहुमत से काफी पीछे है। तो दोस्तों, भाजपा और उसके गठबंधन के जो पार्टियां रही हैं उनके थोड़ा सा प्रदर्शन को एक बार फिर से देखेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट मिलती हैं, जो कि अकेले बहुमत भाजपा नहीं साबित कर सकती। भाजपा को अभी प्लस 32 सीटें और चाहिए, तो 272 सीटों पर जो है बहुमत साबित किया जाता है। वहीं भाजपा की समर्थक रही शिवसेना, जो शिंदे गुट है, वो 7 जो है सीट प्राप्त कर सकी। जनता दल सेकुलर 2 सीटें, तेदेपा जो कि दक्षिण भारत की है 16 सीटें, जो कि जदयू है नीतीश कुमार की 12 सीटें, रालोद 2 सीटें, जनसेना जो है 2 सीटें, हम एक, अपना दल 1 और अन्य 1। तो पूरा राजग का जो वोट परसेंट मिला वो 45% मिला। ठीक है, अब अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, जो कि प्रमुख पार्टी थी कांग्रेस पार्टी को मिली 100 सीटें, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर 38 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। साथ ही तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी वाली पार्टी है, उसको पश्चिम बंगाल के अंदर 29 सीटें प्राप्त हुई। द्रमुक को 22 सीटें, राजद को 4, एनसीपी को 8, झामुमो को 3, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें प्राप्त हुई। और आपको बता दें कि दिल्ली के 7 संसदीय सीटें हैं, 7 में से 7 सीटों पर कमल खिलाई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत हुई है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के वोट शेयर परसेंटेज की बात करें तो वो 42% रहा है, जो कि बीजेपी से 3%, इंडिया गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है उससे 3% कम रहा, और अन्य 13% पर सिमट गए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको एक डिक्लाइन पता चलेगा बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का 2024 और 19 के तुलना में। तो आइए बात करते हैं 2019 के मुकाबले 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें 20% घटी और कांग्रेस की 90% कैसे बढ़ गई। तो 2024 को पहले लेते हैं। तो देखिए, एनडीए जो कि बीजेपी के नेतृत्व में एक गठबंधन है, उसको 292 सीटें मिलती हैं 2024 में, और बीजेपी को 240 बता चुके हैं। परसेंटेज आपके सामने है, और बीजेपी का परसेंटेज आप लोग देखते रहिएगा, 36.56% जो है वोट शेयर रहा बीजेपी का इस बार। और कांग्रेस की बात करें तो 99 सीटों के साथ ये 21.19% के वोट शेयर से जो है रहे।
और इंडिया गठबंधन को 233 सीटें मिली, इनका वोट परसेंट 41% है। अब वहीं 2019 की बात करें तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अकेले के दम पे बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें लाई थी, यानी कि 303 सीटें प्राप्त हुई थी और 37.7% वोट शेयर मिला था 2019 में। यदि 2019 के बीजेपी के प्रदर्शन और 2024 के प्रदर्शन की बात करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिलेगा बीजेपी के अंदर। यहां पर देखेंगे आप 2019 में 303 सीटें, 2024 में 240। अब 2019 में 37.7% वोट शेयर, तो 2024 में 36% हो गया, 2% के आसपास कम हुआ है। ठीक है, वहीं आप कांग्रेस के 2019 और 24 के परिणामों की बात करेंगे तो कांग्रेस को और यूपीए पूरा गठबंधन, इस बार तो इंडिया अलायंस है, लेकिन जब कांग्रेस यूपीए था तो उसको 91 सीटें प्राप्त हुई थी, 26% वोट शेयर था। कांग्रेस को अकेले 52 सीटें प्राप्त हुई थी और 19% वोट शेयर था। तो 19 से अब की बार कांग्रेस में 21.19% हुआ है, तो जाहिर तौर पर बढ़ोतरी 2 से 2.5% की आपको दिख रही है यहाँ पर। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इमर्ज हो रही है फिर से जो है ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे। 2014 की बात कर लीजिए, 2014 में देखिए क्या होता है। 2014 में एनडीए को मिलती हैं 336 सीटें, बीजेपी अकेले दम पे 282 यानी कि बहुमत के जो है कुछ 10 सीटें बहुमत से ज्यादा प्राप्त करती है। वोट शेयर 31% रहता है, एनडीए का रहता है 38%। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली, वोट शेयर हुआ 19.5%। और कांग्रेस का जब 2014 से 19 की तुलना करेंगे तो 2014 में 19.5% वोट शेयर था और 2019 में बढ़ गया 19.7। तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ 2 अंकों की बढ़ोतरी जो है कांग्रेस में देखने को मिली लगातार। 2 अंकों से 2014 से 19 आए, उसके बाद 2.5 से 2.5 अंक के आसपास ये 2024 में आए। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो है जनाधार में, वोट परसेंट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है, 2009 की बात करते हैं तो बीजेपी को मिलता है 116 सीटें, जो बहुमत नहीं था, 18% वोट था। और यूपीए को मिला 262 सीटें, बहुमत से 10 कम। और कांग्रेस को 206 सीटें मिली थी, जो कि बीजेपी से काफी ज्यादा थी, और 28% वोट शेयर था, जो कि 2014 में एकदम से कम हो गया। 2014 में बिल्कुल ही जो है कम हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बीजेपी और कांग्रेस के वोट परसेंट में क्या बढ़ोतरी हो रही है, बीजेपी कहाँ पीछे जा रही है, इन सब चीजों को आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे ये बिल्कुल मत समझिएगा कि इस विश्लेषण को करने वाला यानी कि मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थन कर रहा हूं। यहाँ पर एक निष्पक्ष विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे आप अपनी समझ के आधार पे चीजों को डिसाइड कर सके, क्योंकि देश की जनता का जागरूक होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी डिस्कशंस रहे उसके माध्यम से खासकर युवा वर्ग, जो ज्यादातर मेरा वीडियो 24 से 36 साल के लोग देखते हैं, उनमें कम से कम किसी भी चीज को, खासकर राजनीति को लेकर के, जो कि एक हार्ड टॉपिक होता है, उस पर जागरूकता विशेष तौर पर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस विश्लेषण को जब भी आप देखिए तो निष्पक्ष तौर पे देखिए, ना बीजेपी के होके देखिए, ना इंडिया अलायंस के होकर देखिए, बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर देखिए और नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां से इस चार्ट से और ज्यादा कुछ स्थिति क्लियर होगी कि एनडीए यानी कि बीजेपी का जो गठबंधन था वो कहां दिक्कत कर गई। तो वेस्ट और नॉर्थ जो है इंडिया के अंदर वो काफी लूज रहे। ठीक है, वोट शेयर परसेंट इनका जो है डिक्रीज हुआ, ये आप देख लीजिएगा। इंडिया गठबंधन ने 80 सीटों पर रीच आउट किया, अच्छे से स्ट्राइक किया। ठीक है, आप जानते हैं कि 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन का, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा। लगभग 43-44 सीटों पर उन्होंने विजय प्राप्त की है इंडिया गठबंधन ने, जिसमें से 38 सीटों पर तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने विजय प्राप्त की है। अब रूरल वोटर्स पुल डाउन हुए हैं। एनडीए ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना जनाधार निश्चित तौर पर खोया है, जो कि यहाँ पर ये आंकड़ा दिखा रहा है। वीडियो को पॉज करके आंकड़े को अच्छे से आप समझ सकते हैं। और कुछ थ्रिल्स रहे 2024 के इलेक्शन के अंदर, और बीजेपी का वोट परसेंट कहां कहां डाउन हो रहा है वो चीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर आपको समझ आएगा मूल बातें। तो भाजपा को अपेक्षित परिणाम न मिलने के
ऐसे क्या कारण रहे हैं, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो एक एक करके कारणों की पड़ताल करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि आप कितने ज्यादा इन कारणों से सहमत हैं, और यदि इन कारणों से आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पहला कारण ये है कि भाजपा अपने मुद्दे तय कर विपक्ष को उसी पिच पर आने को विवश करती थी, इस बार ऐसा नहीं देखा गया। चरण दर चरण विपक्ष के तय मुद्दों का भाजपा जवाब देती रही। जैसे तय मुद्दों का जवाब कैसे, विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया था कि संविधान बचाने का और रोजगार का, तो विपक्ष ने पक्ष ने क्या किया, यानी कि बीजेपी के कई नेताओं ने एक नेता ने एक बार बयान दिया कि यदि 400 पार बीजेपी की सीटें आती हैं तो हम संविधान को बदल देंगे। तो उसी को टारगेट करते हुए इंडिया अलायंस के जो हेड थे राहुल गांधी जी, जो कि कांग्रेस के हेड हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भाजपा को संविधान के परिवर्तन करने के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया, और जैसे ही घेरना शुरू कर दिया तो भाजपा के कई बड़े नेताओं ने उनके इस बात का जवाब दिया। तो कहीं न कहीं जिस पिच पर विपक्ष लाना चाहता था भाजपा को, अब भाजपा विपक्ष के पिच पर चली गई, जबकि पहले क्या करती थी, भाजपा विपक्ष को खुद ही अपने पिच पर लाकर हराने का प्रयास किया करती थी, और उसमें कई बार वो सफल भी रही। तो पहला बड़ा कारण ये रहा कि भाजपा विपक्ष के मुद्दों का जवाब देती रही और सही मुद्दों को पकड़ पाने में थोड़ा सा विफलता यहाँ पर उनका देखा गया। अब दूसरा कारण है, जैसे 2014 में आप देखेंगे मनमोहन सरकार का भ्रष्टाचार, 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद राष्ट्रवाद का उभार प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा बीजेपी का। 2014 की बात चल रही है कि मनमोहन सिंह सरकार में भ्रष्टाचार रहा, तो उसको मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के अंदर, तो काफी बड़ी मात्रा में उभर कर सामने आए। फिर 2019 के अंदर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें राष्ट्रवादी सेंटिमेंट पूरे देश का बीजेपी के समर्थन में दिखा और भारी मतों से 2019 के अंदर ये बहुमत में आए। फिर 2024 की अगर बात करें तो भाजपा को कोई ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं मिला, यानी कि भाजपा ऐसा कोई राष्ट्रीय मुद्दा जैसे सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक या पाकिस्तान को या चाइना को छेड़ने वाला, ऐसा कोई मुद्दा जो है बीजेपी नहीं उठा पाई, इसलिए वो काफी ज्यादा विफल रही, जो कि मतदाता जो थे वो मतदान केंद्र तक इन मुद्दों के साथ नहीं पहुंच पाए। फिर तीसरा बड़ा कारण ये रहा कि अब की बार 400 पार के नारे को विपक्ष संविधान बदलने, SC ST और OBC का आरक्षण खत्म करने से जोड़ करके भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल करने में सफल रहा। विपक्ष आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भ्रम पैदा करने में सफल रहा। विपक्ष ने लगातार, आपने सुना होगा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी के बयानों से आपने एक देखा होगा कि वो लगातार ये जनता को अपने रैलियों के माध्यम से बताते रहे कि यदि बीजेपी 400 पार आती है तो निश्चित तौर पर संविधान बदल देगी, SC ST और OBC का जो आरक्षण है उसको खत्म कर देगी। तो इससे क्या हुआ, इन संवेदनशील मुद्दों का जनता पर काफी इफेक्ट पड़ा और जनता ने काफी ज्यादा मात्रा में जो इंडिया अलायंस है उसको जो है वोट किया। तो ये तीन बड़े कारण है भाजपा के अपेक्षित परिणाम न आने के। चौथा कारण क्या रहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा यादव से इतर अन्य पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में गोलबंद करने में सफल रही थी। इस बार ये पिछड़ी जातियां भाजपा से छिटक कर सपा और कांग्रेस के पक्ष में जाती दिखी। देखिए, उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा भारत के चुनाव के अंदर जाति हमेशा से एक प्रमुख मुद्दा रहती है। तो इसलिए जो पार्टी जातियों को अच्छे से, जातीय समीकरण को जो अच्छे से साध पाती है, बैठा पाती है, निश्चित तौर पे जातीय मुद्दों का उस पार्टी को फायदा जरूर मिलता है, जो कि इस बार जो है बीजेपी ऐसा करने में सफल नहीं रही। इसलिए ये हमने 5-4 बड़े कारण डिस्कस किए। भाजपा के अपेक्षित परिणाम यानी कि 240 जो आया, 240 से ज्यादा क्यों नहीं आया, उसके ये 4 बड़े कारण हैं। ठीक है, अब इन कारणों से कई लोग सहमत हो सकते हैं, कई लोग असहमत हो सकते हैं। तो आप सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर प्रोवाइड कराइएगा। अभी हमने देखा कि भाजपा आखिर किन मुद्दों को नहीं उठा पाने के कारण असफल रही बहुमत साबित करने में। अब आइए बात करेंगे कि विपक्ष का अच्छा प्रदर्शन क्यों रहा, इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों रहा, इसके क्या आधार हैं। तो ये 4 बड़े कारण हैं हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग जो है ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आप चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, पहला कारण ये रहा कि कांग्रेस समेत इंडिया के
प्रमुख दलों ने अपने घोषणा पत्रों में लोक लुभावन वादे किए, जैसे कि कांग्रेस ने कहा यदि इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो महिलाओं के खाते में प्रत्येक महीने 8,500 रुपए दिए जाएंगे, जो कि साल भर का 1 लाख रुपए के आसपास बनता है। और इसका असर दोस्तों कई राज्यों के चुनाव परिणामों पर साफ साफ दिख रहा है। साथ ही नौकरी देने के वादे के साथ आमजन से जुड़ी कई घोषणाओं ने विपक्ष के लिए एक मजबूत आधार बनाया। तो आई होप आपको पहला कारण समझ में आया होगा, जिसमें विपक्ष के लिए, जो विपक्ष को मजबूत करने के लिए काफी सहायक सिद्ध हुआ। अब दूसरे बड़े कारण की बात करें तो आरक्षण और संविधान को लेकर नैरेटिव बनाना भी इस लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के लिए खासा लाभकारी साबित हुआ। राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत कई इंडिया के प्रमुख नेताओं ने अपनी रैलियों और भाषणों में संविधान बदलने वाली और आरक्षण के खत्म कर देने वाली बात कही, जो कि पहले मैंने आपको बता दिया। दोस्तों तीसरा कारण यह रहा कि इस बार विपक्ष ने गठबंधन के दलों के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष ध्यान दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनका जो है इस बात का सीधा सीधा फायदा भी इंडिया अलायंस को मिला। हालांकि शुरुआती दौर में नीतीश कुमार नाराज होकर इंडिया अलायंस से अलग हो गए, लेकिन इसके बाद विपक्षी नेताओं ने आपसी मेलजोल और समझ को काफी बेहतर किया। ये भी एक बड़ा कारण रहा अच्छे प्रदर्शन का विपक्ष का। चौथा कारण रहा लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न प्रदेशों में बेहतर जातीय गोलबंदी भी विपक्षी गठबंधन को बेहतर प्रदर्शन में अहम रही। भाजपा की ओर से भावनात्मक मुद्दे का भी अभाव रहा। देखिए यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी, भाजपा के बहुमत साबित न कर पाने के जो कारण रहे, जो उनकी कमजोरी रही, वही विपक्ष की मजबूती रही। जैसे यहाँ पर जातीय मुद्दों पर और साथ ही जो गठबंधन के नेता जिस पिच पर भाजपा के नेताओं को लाना चाहते थे, उस पिच पर आराम से आए और इंडिया अलायंस के नेताओं ने अच्छे से बल्लेबाजी की। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए इस डिस्कशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स के माध्यम से समझते हैं कि आखिर किस तरह से बीजेपी को थोड़ा सा जो है डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। देखिए इंडिया अलायंस की जो है सीटें कम आई हैं 233 के आसपास, और एनडीए गठबंधन की सीटें अच्छी खासी हैं 290 91। तो इसका मतलब है कि इंडिया अलायंस सरकार बना रहा है, और हो न हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरे कार्यकाल को अपना रिपीट करेंगे और तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इनकी तुलना थोड़ा सा जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनसे की जा रही है। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी के कांग्रेस के कार्यकाल की बात करें तो ये भी 3 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे थे, 1952 से 1967 तक, 1967 से 1962 तक, ठीक ना। अब दोस्तों ये सीट कितनी पाए थे, तो 1952 में इनको 364 सीटें मिली थी, जो कि फुल मेजोरिटी से भी बहुत ज्यादा है। 1957 में इनको 371 सीटें मिली, जो कि फुल मेजोरिटी से और ज्यादा है। फिर 361 सीटें इन्हें 1962 के चुनाव में मिली, ठीक है। मत परसेंट इनका काफी अच्छा खासा रहा। और भारतीय जनता पार्टी के 3 वर्षों मतलब 3 कार्यकालों की बात करें तो 2014 में देखें तो इन्हें कितनी सीटें मिली, ये मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूं, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा डिस्कस करना बार बार वही चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो ज्यादा रिपीट हो जाती हैं तो आप लोग बोर होने लगते हैं। चलिए थोड़ा सा कुछ और फिगर्स देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से, ये जो डायग्राम है इसके माध्यम से एक चीज देखेंगे कि बीजेपी स्लो कहां कर रही है। ये वाला ग्रीन वाला कांग्रेस का है, ये केसरिया कलर वाला बीजेपी का है। अब आप 1970 से बीजेपी और कांग्रेस का जो है, ये है कांग्रेस। अब कांग्रेस सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, जिससे आपको चीजें क्लियर रहें। कांग्रेस है, ये है बीजेपी वाला आंकड़ा। तो आप देख लीजिए कि 1980 में ये क्या है, वोट परसेंट दर्शा रहा है, ठीक है। तो आप वोट परसेंट देखिए कितना कितना रहा। कांग्रेस का वोट परसेंट आप देखेंगे तो 1980 के बाद 85 समथिंग में आपको 50% के आसपास दिखेगा। और बीजेपी का वोट परसेंट आप 70 का देख लीजिए, 80 का, 90 का, सन 2000 का, 2010 का, 2020 का। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंट में भारत के अंदर काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही। कांग्रेस चूंकि स्वतंत्रता
संग्राम में कांग्रेस नाम से काफी ज्यादा फेमस हुआ था। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे थी उसको समाप्त करके एक नई कांग्रेस बनाई गई थी, लेकिन कांग्रेस को आजादी की, राष्ट्रीय आंदोलन की लेगेसी मिली। इस वजह से शुरुआती दौर में जब आप 1960 से पहले देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे, तो आपको कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूती के दौर से दिखेगी। लेकिन 1985 के बाद आप कांग्रेस को लगातार जो है नीचे एक डाउनफॉल कांग्रेस का आपको देखने को मिलेगा वोट परसेंट के अंदर। अब अगर 2024 के आंकड़ों की यानी कि बात करें तो बीजेपी यहाँ है, कांग्रेस यहाँ है। बीजेपी 36.7% वोट शेयर करती है और 21.3% पे है कांग्रेस। ठीक है, चलिए कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज कीजिए यानी रोकिए, उसके बाद इस पूरे जो लेख है न्यूज़पेपर का इसको अच्छे से पढ़िए, तो आपको एक बात क्लियर होगी कि राजग जो है एनडीए यानी कि जो बीजेपी वाला गठबंधन था वो महानगरों यानी कि शहरों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, और इंडिया अलायंस जो था कांग्रेस वाला इंडिया अलायंस वह ग्रामीण क्षेत्रों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया यानी कि अपनी जीत का परचम लहराने में सफल रहा। यहाँ दो हेडिंग पॉइंट देखेंगे, जैसे दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में राजग को बढ़त मिली, जबकि विपक्षी गठबंधन को अधिकांश वोट ग्रामीण कस्बों से प्राप्त हुए हैं। इस पूरे लेख को पढ़ने के बाद ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी कि एनडीए का जो जनाधार है वो शहरों में ज्यादा है और इंडिया अलायंस का जो जनाधार है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक लेख और इस वीडियो के अंदर शामिल कर रहा हूं जिसमें एक बड़ी ही चिंता की भी बात और बड़ी ही महत्वपूर्ण मुद्दे की बात है कि कहीं फिर न लौट आए गठबंधन की मजबूरी का दौर। आप पाएंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी दोनों को मिलाकर के सिर्फ 30 सीटें प्राप्त कर पाई हैं और ये दोनों पार्टियां एनडीए अलायंस का हिस्सा है। लेकिन एनडीए को डर है कि अगर ये 30 सीटें ये दोनों पार्टी के प्रमुख लेकर के इंडिया अलायंस की तरफ चले जाते हैं तो बीजेपी के पास सिर्फ 240 सीटें हैं और ये 240 सीटें बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बहुमत के लिए चाहिए 272 सीट्स। ठीक है, और यदि ये इंडिया अलायंस की तरफ मिल जाते हैं तो इनको काफी अच्छा ऑफर भी जरूर इंडिया अलायंस ने दिया होगा। फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये खरीद फरोख्त कहना नहीं चाहिए, गलत चीज है, लेकिन आप सब जानते हैं कि इस तरह का राजनीति के अंदर जो है उधेड़ बुन चलती रहती है। ठीक है, इस वीडियो को थोड़ा सा रोकिएगा, उसके बाद इस लेख को अच्छे से पढ़ेंगे आप तो एक चीज समझ में आएगा कि गठबंधन किस तरह से एक मजबूरी होती है, मजबूती नहीं मजबूरी होती है। लेकिन यदि कोई पार्टी बहुमत में होती है तो अपने मन के फैसले पूरे 5 साल लेती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने कई अहम और कड़े फैसले देश के हित में लिए हैं। आप सब जानते हैं कि 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस का दर्जा हटाना हो यानी कि 370 को रिमूव करना हो, या फिर और भी कई 3 तलाक को जो है हटाना हो, लागू करना हो, हटाना हो 3 तलाक को, यानी कि जो 3 बार तलाक दे करके इस्लाम धर्म के अंदर खासकर मुस्लिमों में जो है तलाक दे दिया जाता था, उसको खत्म करना हो। काफी बड़े बड़े और टफ स्टेप जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसीलिए लिए जा सके क्योंकि ये पूर्ण बहुमत में थे। ठीक है, अलायंस की उसमें बहुत ज्यादा भूमिका नहीं थी, लेकिन इस बार बीजेपी के पूर्ण बहुमत में न आने की वजह से अलायंस की जो भूमिका है ज्यादा इस चुनाव में प्रधानमंत्री के जो है गठन में काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि लोकसभा के गठन में। ठीक है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये रहा पूरा डिस्कशन दोस्तों। डिस्कशन आपको कैसा लगा ये आप लोग जरूर बताइएगा, और एक वीडियो और अलग अलग वीडियो आपके लिए लाया जा रहा है। इस बार का वीडियो आपके लिए होगा कि अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इतने ज्यादा अच्छे से कमबैक क्यों कर पाई। उसके बाद हम मायावती की जो बहुजन समाज पार्टी है और साथ ही चंद्रशेखर आजाद रावण की जो पार्टी है उसका किस तरह से इमरजेंस हो रहा है, मायावती की पार्टी का किस तरह से यानी बहुजन समाज पार्टी का किस तरह से डिक्लाइन हो रहा है, वो सब उस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।